हेलो एवरीवन। आज अपन राजनीति विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण का अध्ययन करेंगे। परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान की क्या परिभाषाएं हैं और राजनीति विज्ञान में किन किन क्षेत्रों को शामिल किया जाता है। जैसा कि अपन जानते हैं कि राजनीति विज्ञान मनुष्य के राजनीतिक जीवन से संबंधित है। मनुष्य व्यक्ति क्या क्या कार्य करता है और जो उसके राजनीतिक जीवन के पहलुओं से संबंधित होते हैं उसका अध्ययन अपन राजनीति विज्ञान में करते हैं। यदि अपन इसके मूल अर्थ में देखें, पॉलिटिकल साइंस जो इसका इंग्लिश है रूपांतरण, पॉलिटिक्स जो है वो पोलिस शब्द से बना है, ग्रीक भाषा के। पोलिस का अर्थ उस समय हुआ करता था नगर राज्य। तो नगर राज्यों की जैसे कार्य प्रणाली है या नगर राज्य की जो स्थिति है उसका अध्ययन करने वाला विषय उस समय उसको पॉलिटिक्स कहा जाता था। आज वर्तमान में यदि अपन देखें तो राजनीति विज्ञान का जो क्षेत्र है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इसमें राज्य का, सरकार का, व्यक्ति के राजनीतिक जीवन का, इसके अलावा अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं विस्तृत रूप से यानी राजनीतिक प्रश्नों का अध्ययन इसमें किया जाता है। अब सबसे पहले अपन देखते हैं इसका परंपरागत दृष्टिकोण। परंपरागत दृष्टिकोण में यदि अपन बात करें तो ईसा पूर्व 6वीं सदी से लेकर 20वीं सदी में, और 20वीं सदी में प्राय यदि अपन देखें तो दूसरे विश्व युद्ध से पहले तक यानी 1945 से पहले तक, दूसरा विश्व युद्ध जो है वो 1939 में शुरू हुआ। तो 1945 से पहले तक जो राजनीतिक दृष्टिकोण प्रचलन में रहा उसको अध्ययन सुविधा की दृष्टि से किस नाम से पुकारते हैं? परंपरागत राजनीतिक। इसकी जो मान्यताएं हैं या उस समय परंपरागत राजनीति विज्ञान के जो सिद्धांत है उनको अपन शास्त्रीय राजनीतिक सिद्धांत या आदर्शात्मक राजनीतिक सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत के निर्माण में, और या फिर अपन ये कहें कि परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत के विकास में जिन राजनीतिक चिंतकों ने या विचारकों ने योगदान दिया उसमें अपन सबसे पहले देखते हैं सुकरात है, प्लेटो, अरस्तु है, सिसरो, सेंट ऑगस्टाइन, लॉक, रूसो, हिगल, मॉन्टेस्क्यू, ग्रीन, ये आदि जो परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत के विचारक हैं। हालांकि बाद में अपन आगे देखेंगे कि आधुनिक युग में भी ऐसे राजनीतिक विद्वान हुए या राजनीतिक विचारक हुए जिन्होंने परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत का समर्थन किया। जैसे उसमें लियो स्ट्रॉस है, अल्फ्रेड कोबन है, वोगोलिन है, माइकल ओक्सार्ट है, हन्ना ओरेंट है आदि। ये आधुनिक युग के ऐसे विचारक हैं जिन्होंने परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत का समर्थन किया। अब अपन देखते हैं परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार या परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत के अनुसार राजनीति विज्ञान की क्या परिभाषा है। इसमें अपन देखते हैं कि सबसे पहले जो दृष्टिकोण प्रचलन में रहा वो था कि राजनीति विज्ञान केवल राज्य का अध्ययन है। जिससे प्रसिद्ध जो विचारक है गार्नर, उन्होंने ये कहा है कि राजनीति विज्ञान का आरंभ और अंत राज्य के साथ होती है। यानी गार्नर के शब्दों में अपन कहें तो राजनीति विज्ञान का जो अध्ययन है वो राज्य से शुरू होता है और राज्य के ऊपर ही खत्म हो जाता है। इसके अलावा ब्लंसली की अपन यदि परिभाषा देखें जिसने ये कहा कि राजनीति विज्ञान वह विज्ञान है जिसका संबंध राज्य से है और जो ये समझने का प्रयत्न करता है कि राज्य के आधारभूत तत्व क्या है, राज्य की प्रकृति क्या है या राज्य का विकास है वो किस रूपों में हुआ। यानी कहने का मतलब यही है कि इस काल के जो विद्वान है उन्होंने यही कहा कि राजनीति विज्ञान का स्थायी और केंद्रीय जो तत्व है वो क्या रहा है? राज्य रहा है। उन्होंने ये तर्क दिया कि यदि अपन सबसे पहले प्राचीन काल में देखें तो जो पॉलिटिक्स शब्द है उसकी उत्पत्ति यूनानी भाषा के पोलिस शब्द से हुई और उस समय उस भाषा में जो उसका अर्थ था वो नगर राज्य था। तो नगर राज्यों की जो स्थिति का अध्ययन था या नगर राज्यों की कार्यप्रणाली का अध्ययन था वही राजनीति विज्ञान था। धीरे धीरे जब राज्यों का स्वरूप बदला और नगर राज्यों की जगह जो आधुनिक राष्ट्र राज्यों ने ली पुनर्जागरण के बाद, अपन देखते हैं मध्य युग के बाद, तो इस समय जो राष्ट्र राज्यों का अध्ययन किया जाने लगा। तो इस तरीके से लेकिन अध्ययन का जो मुख्य केंद्रीय विषय रहा वो क्या रहा? राज्य रहा। दूसरा यदि अपन देखें तो परंपरागत राजनीति विज्ञान के जो विद्वान हैं उनके अनुसार राजनीति विज्ञान क्या है? केवल सरकार का अध्ययन है। इसमें जो लीकोक है उन्होंने ये परिभाषा दी कि राजनीति विज्ञान सरकार से संबंधित शास्त्र है। या अपन सीले की परिभाषा देखें तो कि राजनीति विज्ञान शासन के तत्वों का अनुसंधान
या उनके बारे में अध्ययन उसी प्रकार करता है जैसे संपत्ति शास्त्र है वो संपत्ति का करता है, जीव विज्ञान जीवन का करता है, या बीज गणित है वो अंकों का करता है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो परंपरागत राजनीति विज्ञान के कुछ अन्य विद्वान हैं उनके अनुसार कि राज्य जो है एक अमूर्त संरचना है, जबकि वास्तव में सरकार है वो मूर्त है, वो प्रत्यक्ष है, वो दिखाई देती है। और राज्य की जो भी शक्ति है या राज्य की जो भी प्रभुसत्ता है उसका प्रयोग वास्तव में कौन करता है? सरकार ही करती है। इसलिए परंपरागत राजनीति विज्ञान के अंतर्गत सिर्फ सरकार का ही अध्ययन किया जाना चाहिए। उसके बाद यदि अपन देखें तो कुछ विचारक ऐसे हैं परंपरागत राजनीति विज्ञान के जिनके अनुसार जो राजनीति विज्ञान है वो राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन है। जैसे गिलक्रास्ट ने कहा है कि राजनीति विज्ञान राज्य और सरकार की सामान्य समस्याओं का अध्ययन करता है। या पॉल जेनेट, जो महत्वपूर्ण परिभाषा उसने दी है पॉल जेनेट ने, कि राजनीति विज्ञान सामाजिक विज्ञानों का वह अंग है जिसमें राज्य के आधार तथा सरकार के सिद्धांतों पर विचार किया जाता है। यानी राज्य के क्या क्या आधार है और सरकार के सिद्धांत, यानी दोनों। कहने का अर्थ ये है कि राजनीति विज्ञान में राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन किया जाता है। वो इसलिए क्योंकि राज्य और सरकार दोनों आपस में परस्पर घनिष्ठ रूप से क्या होते हैं? संबंधित होते हैं। यदि राज्य एक अमूर्त संरचना है तो सरकार उसको क्या देती है? मूर्त और भौतिक रूप प्रदान करती है। और यदि राज्य कोई संप्रभु राज्य है तो वास्तव में उस संप्रभुता का प्रयोग जो कौन करता है? वो सरकार करती है। इसलिए राजनीति विज्ञान के अंतर्गत सरकार और राज्य दोनों का अध्ययन किया जाता है। परंपरागत दृष्टिकोण में अगला जो बिंदु है उसमें अपन देखते हैं कि राजनीति विज्ञान मानव तत्व के संदर्भ में अध्ययन। क्योंकि देखिए यदि राज्य का निर्माण अपन देखें या सरकार का निर्माण देखें तो इन दोनों ही संस्थाओं का निर्माण मनुष्यों के हित के लिए हुआ, और मनुष्य इनका प्रमुख अंग होने के कारण और मनुष्य की कार्यवाहियों या मनुष्य के जो भी कार्य होते हैं वो राज्य और सरकार को प्रभावित करते हैं, और राज्य और सरकार के जो भी कार्य होते हैं वो किसको प्रभावित करते हैं? मनुष्य को प्रभावित करते हैं। इसलिए जैसा कि लास्की ने कहा है कि राजनीति विज्ञान संगठित राज्यों के संदर्भ में मानव जीवन के अध्ययन से संबंधित है। यानी राजनीति विज्ञान में केवल राज्य और सरकार का अध्ययन नहीं बल्कि मनुष्य के राजनीतिक जीवन का भी अध्ययन किया जाना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए राजनीति विज्ञान इस तथ्य का या इन तथ्यों का भी अध्ययन करें कि व्यक्ति को कौन कौन से अधिकार है, स्वतंत्रताएं हैं वो प्राप्त है या फिर प्राप्त होनी चाहिए। या फिर अपन देखें कि समाज के विभिन्न समुदायों और वर्गों के प्रति सरकार की क्या नीतियाँ, किस प्रकार सरकार को लागू करनी चाहिए और किस प्रकार की नीतियाँ सरकार को बनानी चाहिए। तो ये जो संगठित समाज में यदि मनुष्य रहता है तो मनुष्यों का अध्ययन और राज्य और सरकार के साथ मनुष्य का अध्ययन होने पर ही उस अध्ययन को क्या माना जा सकता है? पूर्ण माना जा सकता है। क्योंकि केवल और राज्य और सरकार का अध्ययन यदि किया गया तो वो अध्ययन क्या माना जाएगा? अपूर्ण माना जाएगा। उसके बाद अपन देखते हैं परंपरागत राजनीति विज्ञान की विशेषताएं। यानी परंपरागत राजनीति विज्ञान के जो विचारक हैं जिनके द्वारा जो अध्ययन किए गए उस अध्ययनों का या जो सिद्धांत निर्माण किए गए उनकी क्या विशेषताएं रही, उन्होंने कौन सी पद्धतियां प्रयोग में ली या किस प्रकार उन्होंने अध्ययन किया। सबसे पहले अपन देखते हैं दर्शन शास्त्र से प्रभावित अध्ययन। परंपरागत राजनीति विज्ञान के जो भी विचारक है लगभग एक बड़ा भाग यदि अपन देखें तो वो दर्शन शास्त्र से प्रभावित है। उन्होंने न केवल दर्शन शास्त्र और राजनीति विज्ञान की घनिष्ठता स्वीकारी बल्कि उन्होंने एक तरीके से ये कहा कि दर्शन शास्त्र के संयोग से ही जो राजनीति विज्ञान है उसका अध्ययन किया जा सकता है। यदि अपन बात करें रूसो की सामान्य इच्छा जो एकदम राजनीतिक दर्शन के ऊपर आधारित है, या फिर ग्रीन का ये मत कि राज्य का आधार शक्ति नहीं इच्छा है, ये भी एक तरीके से दर्शन शास्त्र से प्रभावित है। यानी जो प्राचीन काल के ये राजनीतिक शास्त्र है इन्होंने अपने राजनीतिक सिद्धांतों के निर्माण के लिए या फिर परंपरागत राजनीति विज्ञान के अध्ययन के लिए, जैसे ईश्वरीय विधि है, प्राकृतिक विधि है या फिर प्राकृतिक अधिकार, ऐसी जो मान्यताएं हैं जिनका वास्तव में इस लोक में अस्तित्व नहीं होता और वो होना चाहिए, आदर्शात्मक जो बातें होती है उनका इन्होंने प्रयोग किया। जैसे हीगल का अपन देखते हैं तो कि राज्य जो ईश्वर का अवतरण है पृथ्वी के ऊपर, या राज्य का जो देवीय अधिकार या देवीय उत्पत्ति से संबंधित जो भी सिद्धांत है, तो ये सारे सिद्धांत किससे प्रभावित रहे? दर्शन शास्त्र से प्रभावित रहे। उसके बाद में अपन देखते हैं प्रमुख अध्ययन पद्धतियाँ। परंपरागत राजनीति विज्ञान की प्रमुख जो अध्ययन पद्धतियाँ थी
वो प्राय निगमनात्मक थी। निगमनात्मक अध्ययन पद्धतियों में कौन कौन सी होती है, जैसे दार्शनिक पद्धति है, ऐतिहासिक है, कानूनी पद्धति है, वर्णनात्मक पद्धति होती है। इस प्रकार की जो अध्ययन पद्धतियां हैं इनका प्रयोग परंपरागत राजनीति विज्ञान में किया गया। अनुभवमूलक अध्ययन पद्धतियों का प्रयोग परंपरागत राजनीति विज्ञान में नहीं किया गया। अगली जो विशेषता है वो अपन देखते हैं कि मूल्य प्रधान अध्ययन। देखिए, परंपरागत राजनीति विज्ञान का जो अध्ययन है उसमें तथ्यों का बहुत ही कम समावेश है, ना के बराबर मूल्य प्रधान अध्ययन रे क्या होना चाहिए। एक आदर्शात्मक राज्य व्यवस्था का उन्होंने समर्थन किया। यदि अपन प्लेटो की रिपब्लिक देखें, प्लेटो का दार्शनिक शासक देखें, जैसा हो ही नहीं सकता वैसा शासक, या फिर सेंट ऑगस्टाइन का ईश्वरीय नगर है, टॉमस मोर की यूटोपिया है, इसमें ये जो है ये ऐसी रचनाएं हैं जिनके अंतर्गत आदर्शात्मक और मूल्य प्रधान राज्य व्यवस्थाओं का चित्रण किया गया। इन्होंने राजनीतिक जीवन की जो भी समस्याएं हैं उनके समाधान के लिए आदर्शवादी विचार और अवधारणाएं प्रस्तुत की। यथार्थ में या वास्तविक जीवन में उनका महत्व बहुत ही कम रहा। तो इस प्रकार जो भी अध्ययन किए गए वो कैसे किए गए, मूल्य प्रधान थे। जैसे रूसो की सामान्य इच्छा का सिद्धांत है, या फिर बेंथम का अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख का सिद्धांत है, मिल की स्वतंत्रता, ये सारे जो सिद्धांत है वो मूल्य प्रधान थे। उसके बाद अपन देखते हैं व्यक्तिनिष्ठ। व्यक्तिनिष्ठ अध्ययन क्या होते हैं कि जो भी विचारक या विद्वान जिसके द्वारा अध्ययन किया जाता है राजनीति विज्ञान का, उसके खुद के व्यक्तिगत अनुभव और दृष्टिकोणों से उसका अध्ययन भी क्या हो जाए, प्रभावित हो जाए, तो वो क्या कैसा अध्ययन कहलाता है, व्यक्तिनिष्ठ अध्ययन। यदि अपन परंपरागत राजनीति विज्ञान या अवधारणाओं की बात करें, या जो भी इसकी परंपरागत राजनीति विज्ञान की मान्यताएं हैं, ये सब इसके प्रतिपादक है या जो विचारक हैं उनके व्यक्तिगत अनुभव और दृष्टिकोण से प्रभावित रहे। जैसे कि अपन संविदावादी विचारक पढ़ते हैं, होब्स, लॉक, रूसो। होब्स ने यदि मनुष्य के बारे में जो भी व्याख्या की मनुष्य के स्वभाव के बारे में, वो इसलिए क्योंकि उस समय इंग्लैंड की स्थिति ऐसी थी या उनका स्वयं का जीवन ऐसा था, लोक के समय की स्थिति अच्छी थी, इसलिए उसने मानव जीवन का या मनुष्य स्वभाव का अच्छा चित्रण किया। यानी कहने का अर्थ है कि इनकी व्याख्या इनके व्यक्ति दृष्टिकोण से प्रभावित रही। इनके जो व्यक्तिगत अनुभव थे वही उन्होंने अपने सिद्धांतों में भी दिए। उसके बाद अपन देखते हैं अध्ययन विषय में निरंतरता। यानी परंपरागत राजनीति विज्ञान के अध्ययन में क्या बनी रही, हालांकि सीमित परिवर्तन हुए लेकिन जो निरंतरता थी वो बनी रही। जैसे शुरू में उन्होंने राज्य का अध्ययन किया, फिर राज्य और सरकार का अध्ययन किया, उसके बाद आदर्श राज व्यवस्था का चित्रण अपन पढ़ते हैं, फिर जो नई नई मान्यताएं या नए विचार जो आए प्रचलन में, जैसे न्याय है, स्वतंत्रता, समानता, अधिकार, कानून, इनकी व्याख्या भी इनके द्वारा की गई। यानी अध्ययन विषय में क्या बनी रही, निरंतरता बनी रही। फिर अपन देखते हैं कि मुख्यतः संकुचित अध्ययन। संकुचित अध्ययन का अर्थ ये था कि इन्होंने परंपरागत राजनीति विज्ञान का जो अध्ययन के विषय रहे या अध्ययन का जो क्षेत्र रहा वो बहुत ही सीमित है। पाश्चात्य जगत के इन्होंने अध्ययन किए। पाश्चात्य जगत में यदि अपन देखें तो पाश्चात्य जगत के जो उदारवादी संविधान है और या शासन है उनका अध्ययन ही किया। और पाश्चात्य जगत में भी ये यदि कहीं पर साम्यवादी शासन व्यवस्था या फिर विकासशील देश अपन यदि देखें, लैटिन अमेरिका, अफ्रीका और एशिया, इनकी शासन व्यवस्थाओं के अध्ययन पर पर्याप्त विस्तार से विवेचन परंपरागत राजनीति विज्ञान में नहीं किया गया। और परंपरागत राजनीति विज्ञान में जो पाश्चात्य उदारवादी जो संविधान थे उनका भी अध्ययन जो किया गया वो प्राय सैद्धांतिकी किया गया या आदर्शवादी अध्ययन ही किए गए। इन्होंने जो भी उदारवादी संविधानों का या शासन प्रणालियों का अध्ययन किया वो औपचारिक था, कानूनी था और संस्थागत दृष्टि से क्या, यानी मूलतः इनकी जो भी रचनाएं हैं राजनीतिक रूप से वो क्या थी, सैद्धांतिक थी। वास्तव में कि जो भी शासन प्रणालियां हैं या शासन प्रणालियों की सरकार के जो अंग है वो संविधान है किसी भी देश का या कोई शासन प्रणाली वो व्यवहार में किस प्रकार कार्य कर रही है, इसका अध्ययन इनके द्वारा नहीं किया गया। बल्कि संकुचित अध्ययन में दो बातें थी, एक ये कि पाश्चात्य जगत के जो उदारवादी संविधान थे उनका ही अध्ययन किया, विकासशील देशों का या फिर जो साम्यवादी शासन व्यवस्थाएं थी उनका अध्ययन इनके द्वारा नहीं किया गया। दूसरी बात कि उदारवादी संविधानों का भी सैद्धांतिक और आदर्शात्मक अध्ययन किया गया, वो व्यवहार में शासन प्रणालियाँ किस रूप में कार्य कर रही है इसके ऊपर किसी प्रकार के अध्ययन नहीं किए गए। इस प्रकार परंपरागत राजनीति विज्ञान का जो क्षेत्र है वो थोड़ा सीमित रहा। धन्यवाद।